हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 6 और इसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये चैप्टर बहुत ही शानदार होने वाला है, तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शानदार शुरुआत। आप अपने आसपास रोज बहुत प्रकार के बदलाव देखते हैं। इन बदलावों में हो सकता है एक पदार्थ का यूज हो या एक से ज्यादा का यूज हो। उदाहरण के रूप में आपकी मदर आपसे पूछ सकती है कि आप पानी में शुगर को डिजोल्व करो या घोलो ताकि आप कोल्ड ड्रिंक बना सकें। और शुगर का सॉल्यूशन जो हम इस तरह से बनाते हैं, ये भी एक चेंज है। उसी प्रकार से हम लोग दूध से दही बनाते हैं, वो भी एक चेंज है। कई बार दूध जो है वो खट्टा हो जाता है और ये भी एक चेंज है। और खिंचा हुआ जो रबर है वो भी एक चेंज को बताता है। अगर विस्तार में हम लोग बात करें तो ये जितने भी चेंजेज हैं उनको दो काइंड्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज। पहले हम फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसे एक एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। हम क्या करेंगे, एक पेपर का पीस लेंगे और उसके 4 स्क्वायर पीसेज है वो काट लेंगे। अब हर एक जो पीस है उसके फिर से 4 स्क्वायर पीस है वो काट लेंगे और इनको हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल पे इस तरह से रख लेंगे ताकि वो ओरिजिनल पेपर जो है उसे रिप्रेजेंट करे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा पेपर था, उसके 4 स्क्वायर बना लिए गए और एक पेपर के फिर से 4 स्क्वायर बना लिए गए। इसी प्रकार से बचे हुए जो 3 पेपर हैं उनके भी स्क्वायर हम लोग बना सकते हैं। क्या आप इन पेपर्स को वापस जोड़ सकते हैं ओरिजिनल पेपर बनाने के लिए? क्या पेपर की जो प्रॉपर्टीज है इसको काटने से उनमें किसी प्रकार का बदलाव आया है? चलिए इसके बारे में जानेंगे। दूसरी एक्टिविटी करके देखते हैं। हम क्या करेंगे कि चौक बोर्ड जो है, जो कि क्लासरूम में है, वहां पे अक्सर चौक चलाई जाती है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, चौक का जो डस्ट है उसे कलेक्ट करते हैं, या फिर क्या करेंगे, एक छोटा सा चौक का टुकड़ा लेंगे, उसको क्रश करेंगे ताकि थोड़ा डस्ट निकल जाए। उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और फिर उसका पेस्ट बना लेंगे। फिर इसको एक चौक का आकार दे देंगे, फिर इसको सुखा देंगे। क्या आपको इस डस्ट से पानी मिलाने के बाद में कोई चौक मिलती है? चलिए इस एक्टिविटी का जवाब भी आगे देखेंगे। एक और एक्टिविटी करते हैं। हम क्या करेंगे, कुछ आइस है उसको ग्लास या प्लास्टिक टम्बलर में ले लेंगे और धीरे धीरे जो आइस है वो टम्बलर में पिघल रही है। अब आपके पास क्या होगा, एक आइस और वाटर का मिक्सचर होगा। अब हम क्या करेंगे, इस टम्बलर को एक फ्रीजिंग मिक्सचर में रख देंगे जहां आइस और कॉमन सॉल्ट है वो मिक्स हो जाएंगे। क्या ये जो वाटर है ये वापस से सॉलिड आइस बन जाता है? इसको भी जानेंगे। एक और एक्टिविटी करते हैं। हम किसी कंटेनर में थोड़ा पानी बॉईल करेंगे और क्या आपको इस उबलते हुए पानी से भाप निकलती हुई दिखाई दे रही है? इस बॉइलिंग वाटर पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कोई ढक्कन लगा देंगे और ये जो ढक्कन का जो इनर सरफेस है उसको हम लोग देखेंगे, क्या किसी तरह की वाटर की ड्रॉपलेट्स यानी बूंदे यहाँ दिखाई देती है? अगली एक्टिविटी देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम चिमटे की सहायता से एक छोटी काम में ली हुई ब्लेड जो है वो ले लेंगे और इसके टिप को फ्री रखेंगे ताकि इसका टिप जो है उसको हम गैस स्टोव पे ले जाके गर्म कर सकेंगे। इसको गर्म करने का प्रयास करेंगे, कुछ समय के लिए इंतजार करेंगे। क्या इस ब्लेड का जो टिप है उसमें किसी प्रकार का बदलाव आता है? फिर ब्लेड को गैस से हटा लेंगे और फिर से टिप को देखेंगे, क्या ब्लेड जो है वापस अपने उसी कलर में आती है या नहीं आती है? तो एक्टिविटी 6.1 और 6.2 में आप लोगों ने देखा कि पेपर और चौक का जो पीस है उनमें छोटे छोटे बदलाव आए। और एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में आपने देखा वाटर ने अपनी जो पोजीशन है या अपनी स्टेट है उसको सॉलिड से लिक्विड या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। और एक्टिविटी 6.5 जो थी उसमें हैक्सॉ ब्लेड जो थी उसने गर्म होने पे अपना कलर चेंज कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज है, से
साइज, कलर और सब्सटेंस का स्टेट, इन सबको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी पदार्थ किसी भी प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव लाता है उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज जो होता है वो जनरली रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है जिसे वापस रिवर्स किया जा सके, उसे बदला जा सके। इस प्रकार के चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। चलिए दूसरे प्रकार के जो चेंजेस हैं उन्हें देखते हैं। केमिकल चेंज, एक ऐसा चेंज जिससे आप लोग भली भांति परिचित है, जो है आयरन की रस्टिंग। इसका मतलब आयरन को जंग लगना। अगर आप आयरन के एक पीस को ओपन सरफेस में काफी समय के लिए रख देंगे तो उसमें क्या होगा, उस ओपन सरफेस पे कुछ समय बाद में कुछ ब्राउनिश सब्सटेंस जो है वो एक परत बना लेंगे, और ये जो सब्सटेंस है उसको रस्ट कहते हैं। और जिस तरीके से ये काम हुआ है उसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं। आयरन गेट्स जैसे कि पार्क के, फार्मलैंड्स के, आयरन बेंचेस जो कि लॉन्स में होती है, गार्डन्स में होती है, और भी कोई आर्टिकल जो कि आयरन का बना हुआ हो, जो कि खुले में हो, वो कुछ समय बाद में इस प्रकार की रस्ट को दिखाता है। आपने अपने घर में भी फावड़े या और भी छोटे मोटे गार्डन में काम में लेने वाले जो औजार हैं, उन्हें अगर काफी समय तक धूप में रखा हो या बाहर हवा में रखा हो तो आप देख सकते हैं कि उनमें भी किस प्रकार से रस्टिंग जो है वो आ जाती है। रस्ट जो है वो आयरन नहीं है, ये आयरन से डिफरेंट है, अलग है। ये आयरन के ऊपर एक परत है। चलिए कुछ और चेंजेस देखते हैं जहां पे कुछ नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। एक छोटा सा जो पतली सी स्ट्रिप का पीस लेंगे या मैग्नीशियम का रिबन ले लेंगे, इसके टिप को क्या करेंगे, सैंड पेपर से साफ कर लेंगे, और फिर इसके टिप को क्या करेंगे, कैंडल फ्लेम के पास लेके आएंगे, और इसको जब जलाएंगे तो क्या करेगा, ये बहुत ही शानदार ब्रिलियंट व्हाइट लाइट हमें दिखाई देगा। और इसको पूरी तरह जब जलाएंगे तो क्या करेगा, ये पीछे अपने कुछ ऐश का मतलब राख, पाउडर वाली ऐश को छोड़ देगा। क्या ये जो ऐश है ये मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखाई देती है? और ये जो चेंज है उसको हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नीशियम Mg और ऑक्सीजन का लिए O2 होता है, और ये दोनों मिलके बन जाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब MgO। इस ऐश को हम लोग कलेक्ट करेंगे और उसको पानी के साथ में मिक्स करेंगे, फिर इस मिक्सचर को थोड़ा हिलाएंगे, और उसको करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ब्लू और रेड लिटमस पेपर जो है उससे इसको टेस्ट करेंगे। क्या ये जो मिक्सचर है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है? इस टेस्ट के अनुसार हम लोग जान पाएंगे कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है। हम पिछले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और ऐश को पानी में डिजोल्व करने पे एक नया सब्सटेंस बनता है, और इस चेंज को हम इक्वेशन से लिख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और उसके साथ में वाटर H2O, इन दोनों को मिलाने से बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला है MgOH2। जैसा कि आप चैप्टर 5 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है मैग्नीशियम को जलाने पे। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस है जो कि बनता है मैग्नीशियम के जलने पर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक दूसरा नया सब्सटेंस है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में वाटर को मिक्स करने से मिलता है। अब अगली एक्टिविटी देखते हैं। हम एक टम्बलर या बीकर लेंगे और उसे आधा पानी से भर लेंगे, और उसके अंदर 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, इसे नीला तोता भी कहते हैं, उसको डालेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप्स डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। आप देखेंगे कि इसमें ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन है वो आ चुका है। अब थोड़े से सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, अलग टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे या किसी अलग बोतल में रख लेंगे। इसी के अंदर हम लोग किसी नेल या शेविंग ब्लेड है उसे डालेंगे। हम लगभग आधे घंटे का इंतजार करेंगे
उसके बाद में इस सॉल्यूशन के कलर को चेक करेंगे और दूसरा जो हमारा बचा हुआ सॉल्यूशन था उससे इसे कंपेयर करेंगे कि क्या किसी प्रकार का कोई बदलाव आया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बदलाव आया है। क्या किसी प्रकार का बदलाव आपको देखने को मिला? अब इस नेल को या ब्लेड को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। क्या उसके कलर में किसी प्रकार का बदलाव आया है? अब ये जो बदलाव आया है वो ये जो रिएक्शन है कॉपर सल्फेट और आयरन का उसके कारण से आया है। इस सॉल्यूशन के कलर में जो बदलाव आया है ब्लू से ग्रीन का, वो हुआ है हमारे एक नए सब्सटेंस के बनने के कारण, जो है आयरन सल्फेट। और आयरन ने लिया ये जो ब्लेड है उस पे जो ये ब्राउन डिपॉजिट दिखाई दिया है वो भी एक नया सब्सटेंस है। इस रिएक्शन को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू था और उसके साथ में आयरन, तो बन गया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन हो गया, और उसके साथ में कॉपर जो कि ब्राउन डिपॉजिट है। अगली एक्टिविटी लेते हैं, उसमें क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में 1 टीस्पून विनेगर लेंगे, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे। जब हम ये डालते हैं तो आपको हिसिंग साउंड जो है वो सुनाई देती है और कुछ बबल्स हैं गैस के वो भी दिखाई देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस गैस को फ्रेश लाइम वाटर जो है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है उससे पास करेंगे, तो देखेंगे लाइम वाटर को क्या होता है। और इसमें जो बदलाव है उन्हें इस रिएक्शन में हम दिखाएंगे। विनेगर के साथ में बेकिंग सोडा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एक नया सब्सटेंस बनता है। और रिएक्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के बीच में होता है उसे हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, तो ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी लाइम वाटर से हम लोग पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट है वो फॉर्म होता है, और जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। अब लाइम वाटर का मिल्की हो जाना एक स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। आप इसके बारे में चैप्टर नंबर 10 में और अधिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप जानेंगे कि हम लोग जो एयर ब्रीथ करते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड से भरी भी होती है। अब एक्टिविटी 6.6, 6.7 और 6.8 में आप लोगों ने देखा कि हर एक एक्टिविटी में एक नया सब्सटेंस बन रहा है और किसी न किसी प्रकार का चेंजेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक्टिविटी 6.6 में हमने देखा कि एश जो है वो एक नया सब्सटेंस है और उसने मैग्नीशियम का स्थान ले लिया था जब उसे जलाया गया। एक्टिविटी 6.7 में हमने देखा कि कॉपर सल्फेट का जब आयरन के साथ रिएक्शन करवाया गया तो आयरन सल्फेट और कॉपर दोनों प्रोड्यूस हुए। इसी प्रकार से ये दोनों नए सब्सटेंस है, और कॉपर जो है वो शेविंग ब्लेड जो है उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया था। एक्टिविटी 6.8 में विनेगर और बेकिंग सोडा है, दोनों ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जिसने लाइम वाटर को मिल्की बना दिया। इसी प्रकार के क्या कुछ और सब्सटेंस भी आप बता सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया है कि एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं, और एक केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। केमिकल चेंजेस जो है वो हमारे जीवन में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। जो भी नए सब्सटेंसेस बनते हैं वो केमिकल चेंजेस के कारण ही बनते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में भोजन का डाइजेस्ट होना, फ्रूट्स का पकना, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, और ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये सारी केमिकल चेंजेज हैं। एक मेडिसिन जो है वो भी केमिकल रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है। जितने भी नए यूजफुल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, ये सारे भी केमिकल रिएक्शन से ही प्रोड्यूस होते हैं। और मैं ऐसा भी कह सकता हूं जितने भी मैक्सिमम न्यू मटेरियल्स डिस्कवर होते हैं वो सारे केमिकल चेंजेस से ही तैयार होते हैं। हमने देखा है कि केमिकल चेंज में एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस बनते हैं, और इसी के साथ में हमें कुछ नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। हीट, लाइट या और किसी प्रकार का रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट ये भी है वो भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है। साउंड जो है वो भी प्रोड्यूस हो सकती है।
और ऐसा भी चेंज हो सकता है जिसमें कोई नई स्मेल बन सकती है, किसी चेंज में कलर भी बदल सकता है, किसी चेंज में गैस भी फॉर्म हो सकती है। इस प्रकार के कई एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि हमने मैग्नीशियम रिबन के जलने में देखा, जो कि केमिकल चेंज है। कोल, वुड और लीव्स जो जलती है वो भी केमिकल चेंज है। वास्तव में किसी भी चीज का जलना जो है वो एक केमिकल चेंज है, और जलने से हमेशा हीट का प्रोडक्शन तो होता ही है। फायरवर्क जो है उसका एक्सप्लोजन जो है वो भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग फायरवर्क या पटाखे जलाते हैं तो उसमें हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है। उसी के साथ साथ में एटमॉस्फेयर में अनप्लीजेंट गैसेज जो है वो भी निकलती है, जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि फायरवर्क्स नहीं चलाएं। जब भोजन खराब हो जाता है तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, क्या ये भी एक केमिकल चेंज है? आपने देखा होगा एप्पल की एक स्लाइस होती है, इसको काट के अगर थोड़ी देर रखा जाए तो इसकी स्लाइस में जो है थोड़ा सा कलर का परिवर्तन आ जाएगा। और इसी प्रकार से पोटैटो या ब्रिंजल की जो स्लाइस है उसमें भी आ जाता है। इन तीनों चीजों में जो ये चेंज आता है, इससे कोई नया सब्सटेंस बनता है। क्या ये केमिकल चेंजेस नहीं है? चैप्टर 5 में आपने एसिड को बेस के साथ में न्यूट्रलाइज किया था, तो ये न्यूट्रलाइजेशन करना, क्या ये केमिकल चेंज नहीं है? बिल्कुल आप समझ सकते हैं इस बात को। रस्टिंग ऑफ आयरन, चलो फिर से रस्टिंग पे आते हैं। ये एक ऐसा चेंज है जो आयरन आर्टिकल को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं आयरन है उसे ब्रिजेज, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज और भी बहुत सारे सामानों को बनाने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन इस रस्टिंग के कारण से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इस रस्टिंग की इक्वेशन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, इसका परिणाम है रस्ट। और रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो रस्टिंग जो है, जहां पे एयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है और ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वहां रस्टिंग भी ज्यादा देखने को मिलती है। हम रस्टिंग से किस प्रकार से बच सकते हैं? हमें क्या करना होगा, आयरन आर्टिकल्स को ऑक्सीजन और वाटर इन दोनों के कांटेक्ट से बचा के रखना होगा। एक सिंपल तरीका है, उन पे किसी प्रकार की पेंट या ग्रीस की कोट हम लोग लगा सकते हैं। और वास्तव में तो इस प्रकार की कोट्स है वो आयरन पे रेगुलरली हमें लगानी चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि इन पे किसी मेटल, जो कि क्रोमियम, जिंक या कोई दूसरा आयरन हो, उसकी लेयर जो है वो हम लोग जमा दें। इस प्रकार की लेयर को डिपॉजिट करना जो है उसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हमारे घर में जो पाइप्स काम में ली जाती है पानी के लिए, उन सबको पहले गैल्वेनाइज किया जाता है ताकि उनमें जंग नहीं लगे। आपने देखा होगा कि शिप्स जो है वो आयरन से बनते हैं और उनके बहुत सारे पार्ट्स हैं वो हमेशा पानी में ही रहते हैं। और इस प्रकार के जो पार्ट्स हैं जो पानी में रहते हैं उनमें रस्टिंग का खतरा बहुत अधिक रहता है। और इसी के साथ ही साथ में समुद्र का जो पानी है उसमें सॉल्ट भी बहुत अधिक रहता है, और इस सॉल्ट के कारण से रस्टिंग का जो फॉर्मेशन है वो और तेज होता है। इसलिए शिप्स जो होते हैं उनमें रस्टिंग से बहुत अधिक नुकसान होता है। हालांकि ये पेंटिंग और भी कई प्रकार के सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हैं। इसी कारण से शिप के बहुत सारे पार्ट्स को हर एक साल बदलना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि इससे कितने पैसे का नुकसान पूरी दुनिया को होता है। अब पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। 6th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सी वाटर के एवोपरेशन से सॉल्ट ऑब्टेन किया जा सकता है। इस प्रकार से प्राप्त किया गया जो सॉल्ट है वो प्योर नहीं होता है और इसके क्रिस्टल्स जो है वो भी ढंग से दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि प्योर सब्सटेंसेस के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं
और वो अपने सॉल्यूशन से बन जाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इसके लिए एक एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। हमने बीकर में पानी ले लिया है और उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे। अब इसे गर्म करेंगे। जब ये बॉईल होने लग जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर जो है मिला देंगे। फिर धीरे धीरे इसे हिलाते रहेंगे। लगातार इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर जो है वो डालते रहेंगे जब तक कि और पाउडर इसमें नहीं डाला जा सके। फिर सॉल्यूशन को हम लोग फिल्टर कर लेंगे। फिर इसे ठंडा होने देंगे। इस सॉल्यूशन को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे जब तक कि ये ठंडा नहीं होता है। ठंडा होने के बाद में आप इस सॉल्यूशन को देखते हैं तो आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो है वो दिखाई देते हैं। अगर अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप कुछ समय इंतजार कर सकते हैं। तो अब आपने समझ लिया फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। आप देख सकते हैं कि आपके चारों तरफ बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज से लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।